हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं दीक्षा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 100 क्वेश्चंस फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2019। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे इस नए पेड ग्रुप के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, जो भी 2019 का पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साथ ही में कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स और ये जो क्वेश्चंस है इनके साथ में इनके डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। तो दोस्तों, जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेड ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में देखना है कि वो कौन कौन से किस किस का इलेक्शंस करवाता है। म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस का, प्रेसिडेंट का इलेक्शंस का, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा का स्पीकर। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस नहीं कराता है। जो राज्यों का इलेक्शन कमीशन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो आपस में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से जो चुन के आते हैं वो ही उनमें से आपस में ही एक स्पीकर बनता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा नहीं है, सेकंड थर्ड है, आंसर है ए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कहाँ से ली गई है, इसका शुरुआत कब हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत हुई थी। तो आंसर है डी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे ये शुरुआती में नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो इसको कौन सी समिति के कहने पर ऐड किया गया था? सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, एलएम सिंघवी कमेटी या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है इसका डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस केसेस में फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पे प्रभाव पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल रूल। तो देखिए, जो राष्ट्रपति शासन होता है उस पे हमारे मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी पे पड़ता है, मार्शल रूल पे भी पड़ता है। तो आंसर है 2 एंड 3। अब हमें इसमें प्रेसिडेंट रूल के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 365 आर्टिकल के अंदर अगर कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम पीरियड 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। इसको मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए नहीं, इसको मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए सेकंड हमारा गलत है। आंसर है ए। ब्लैक सॉइल जो है उसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन? तो उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, बट उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए फोर्थ हमारा ऑप्शन में गलत है। 1, 2 एंड 3 आंसर है, तो आंसर है बी। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर जो है उसके संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है, सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है सी। एफिलियन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? जब मून अर्थ से सबसे दूरी पे होता है, या अर्थ सन से सबसे पास में होता है, या मून अर्थ से सबसे दूरी में सबसे पास में होता है, या तो अर्थ जब सन से सबसे दूरी में होता है ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर है डी। जब अर्थ सन से सबसे दूरी में होता है ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन उसको हम बोलते हैं एफिलियन। और जब वो सबसे पास में होता है तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए।
इनमें से कौन से मेजर्स है जिससे हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो देखिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उससे सॉइल इरोजन कम नहीं होता है, इनफैक्ट सॉइल इरोजन बढ़ता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन यूज़ किया जाता है सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। तो आंसर है ए। जब हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है थ्रू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब एयर के वर्टिकली मूवमेंट से जब हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डी, कंडक्शन। सॉरी, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ऑर्डिनेंस के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है, प्रमलगेट कर सकता है, जब कोई भी हाउस, मतलब जो दोनों हाउसेज है वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं, और जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो अध्यादेश होते हैं, इनकी मैक्सिमम आयु 6 महीने होती है। तो देखिए, इसमें जो आंसर है वो दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ओनली, तो ये जो ओनली है ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जब अगर एक भी हाउस और दूसरा हाउस प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो अध्यादेश को जारी कर सकता है, और उसकी मैक्सिमम आयु 6 महीने नहीं, उसकी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स होती है। इसीलिए हमारा दोनों ही गलत है, आंसर है डी। प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन कौन से काउंसिल का चेयरमैन होता है? नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? तो प्राइम मिनिस्टर इसमें से तीनों का ही चेयरमैन होता है, तो आंसर है डी। इंटरस्टेट काउंसिल के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको स्टैब्लिश प्रेसिडेंट करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है, और इसका जो भी डिसीजंस होता है वो पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, मतलब बाध्यकारी होता है। तो देखिए, पहला सही है कि इसको प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी सही है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन्ड है। इसका जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो केवल अ, अ, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है, आंसर है ए। वाइस प्रेसिडेंट को अब उसके ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में, और साथ ही में लोकसभा की सहमति होती है, या तो 2/3 बहुमत से जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं और साथ में जो वोटिंग करे उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो, या तो जो हाउस की, सदन की टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 बहुमत लो। ये इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है इसका, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं और लोकसभा भी उसमें अग्री करता है, तो आंसर है ए। इनमें से कौन सी वीटो पावर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है? एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो? तो इस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास एक इनमें से पॉकेट, इसमें से क्वालिफाइड वीटो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। क्वालिफाइड वीटो जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, और इंडियन प्रेसिडेंट के पास केवल तीन ही वीटोज है। एक है एब्सोल्यूट, दूसरी है सस्पेंसिव एंड थर्ड है पॉकेट। प्रेसिडेंट के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। वो कोई भी लाभ पद में नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है या कोई भी राज्य सरकार के अंदर, और वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य होना चाहिए। तो देखिए, पहले दोनों स्टेटमेंट सही है कि उसकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, दूसरा भी सही है कि वो कोई भी लाभ पद में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा गलत है, क्योंकि वो लोकसभा का लोकसभा के मेंबर बनने के लिए योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड टू सही है, आंसर है बी। बरदोली सत्याग्रह के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ये बरदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था क्योंकि जो मिल ओनर्स थे उन लोगों ने जो प्लेग बोनस था उसको वापस ले लिया था, और सत्याग्रह के दौरान जो वल्लभ भाई पटेल को लोगों ने सरदार का टाइटल दिया। तो देखिए, दूसरा तो सही है कि वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह के लीडर थे, उस टाइम में उनको सरदार टाइटल दिया था। लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि बरदोली सत्याग्रह प्लेग बोनस के विड्रॉल की वजह से नहीं हुआ था। बरदोली सत्याग्रह रेवेन्यू असेसमेंट बढ़ाने की वजह से हुआ था, इसलिए फर्स्ट गलत है। सेकंड सही है, आंसर है ओनली 2। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में देखना है कि कौन से इनमें से एक्सट्रीमिस्ट थे, चरमपंथी थे। अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मॉडरेट्स थे, तो आंसर है हमारा 1 और 4। हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है: डांडी मार्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट और साइमन कमीशन। तो देखिए, साइमन कमीशन आया था हमारा 1927 में, उसके बाद डांडी मार्च हुआ था 1930 में, से फिर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट 1931 मार्च में, फिर उसके बाद सितंबर दिसंबर के आसपास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में। तो हो गया 4-1-2, 4-1-3-2, आंसर है ए। खुदाई खिदमतगार कौन थे? ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था बंगाल में, वहाँ पे स्टूडेंट्स का। या फिर ये एक नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसका लीडर खान अब्दुल गफ़ार खान था, या तो एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम कम्युनिटी का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये पेशावर में एक नॉन वायलेंट ग्रुप था जिसमें उसका जो लीडर था वो खान अब्दुल गफ़ार खान था। और इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। आंसर है इसका बी। 1940 से 1963 के बीच में कार्नेटिक वॉर्स कौन से दो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था? डच, पोर्तुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रेंच या डच, या इंग्लिश डच। तो कार्नेटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था, आंसर है बी। इनमें से कौन से अखबार है जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन या कॉमनवेल्थ। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया शुरू किया था और इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, यानी 1 और 3 हमारा आंसर है। और ये न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो आंसर हो गया हमारा 1 और 3। इनमें से कौन से लीडर्स थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री को सपोर्ट किया था आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। तो वल्लभ भाई पटेल ने नो चेंजर थे, इन्होंने एंट्री के अगेंस्ट थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर एक पार्टी शुरू करी थी, उस पार्टी का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उस पार्टी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंट्री को सपोर्ट किया था, इसीलिए आंसर है 2 और 3, आंसर है बी। मॉन्टेगो चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसने सेंटर में बाई कैमरा लेजिस्लेचर शुरू किया था, इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बढ़ाया गया था, और इसमें इसके तहत सेंटर में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत ये है कि इससे डायरकी सिस्टम तो शुरू किया था लेकिन सेंटर में नहीं, वो प्रोविंसेस में शुरू किया था, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, आंसर है सी। कौन से रिफॉर्म या एक्ट के तहत नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या मॉलेमिंटो रिफॉर्म्स। आंसर है डी, मॉलेमिंटो रिफॉर्म्स 1909 के तहत नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस हुई थी। 1919 में हंटर कमेटी आई थी, उसका एम क्या था? खिलाफत मूवमेंट के वजह से नेशनल प्रेस पे जो सेंसर लगाया गया था उसको इम्पोज करने के लिए।
चौरा-चौरी इंसिडेंट जो हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच पड़ताल के लिए, ये इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए, जो हंटर कमीशन 1919 में आया था उसका मेन एम था जलियांवाला बाग हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन करना, इसलिए आंसर है सी। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, इसके संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 26 जनवरी 1930 इन लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि इसको मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड सही है। 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया कि हम पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। यही रीज़न है कि हम 26 जनवरी हमने डिसाइड किया था कि हम अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे, इसलिए सेकंड सही है। थर्ड भी सही है कि यहाँ पे डिसाइड किया गया सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को लॉन्च करना 1930 में, फिर वो लॉन्च किया गया था। तो सेकंड थर्ड सही है, आंसर है बी। इनमें से कौन से रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज थी? अभिनव भारत, अनुशीलन समिति और युगांतर। तो तीनों ही ये सीक्रेट सोसाइटीज थी, आंसर है डी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तीनों सोसाइटीज कहाँ कहाँ से, कौन कौन से एरिया में थी और इनका फाउंडर कौन था। देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ लीडर्स दिए गए हैं और एक तरफ उन्होंने कौन से एसोसिएशन शुरू करे थे, ये देखा गया है। आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन शुरू किया था, सही है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन शुरू किया था, सही है। और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस एम.जी. राणादे ने शुरू किया था। तो देखिए, यहाँ पे तीनों ही जो पेयर्स दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और इनके साथ दूसरे कौन लीडर थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो तीनों ही सही है, आंसर है डी। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में कलिकत से पय्यानूर कौन गया था? के केलप्पन, सी राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई या सरोजनी नायडू। तो देखिए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए कलिकत से पय्यानूर सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में के केलप्पन गए थे, आंसर है ए। हरियाणा राज्य जब बना था तो उस टाइम में वहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 18, 7, 14 या 9। आंसर है 7। देखना है कि इनमें से कौन सा ज़िला है जो रोहतक डिवीज़न के अंदर नहीं आता है। झज्जर, सोनीपत, भिवानी या महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। रोहतक डिवीज़न के अंदर नहीं, ये गुरुग्राम डिवीज़न के अंदर आता है। तो आंसर है डी। हरियाणा राज्य का स्टेट ट्री कौन सा है? लिली, लोटस, जैस्मिन या ब्रह्मकमल। आंसर है बी, कमल। हरियाणा राज्य कब बना था? 31 मार्च 1957, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1976 या 1 नवंबर 1966। आंसर है 1 नवंबर 1966। हरियाणा के किस जिले को श्रीपत जनपद के नाम से भी जाना जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या कैथल। आंसर है ए, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट को, किस जिले को बोल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है? करनाल, महेंद्रगढ़, झज्जर या रोहतक। आंसर है ए, करनाल। इसको बोल ऑफ राइस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ के बासमती राइस के लिए, इसीलिए इसको बोल ऑफ राइस कहा जाता है। हरियाणा राज्य का लिटरेसी रेट कितना है? 66.64%, 76.64%, 77.46% या 64.66%। तो हरियाणा राज्य का लिटरेसी रेट है 76.64%। शेख चिली का मौसोलियम कहाँ पे है? थानेसर, गन्नौर,
जगधारी या इनमें से कहीं नहीं। आंसर है ए थानेसर। इसमें से कौन से ज़िले में रज़िया सुल्तान का मकबरा है? अंबाला, करनाल, कैथल या फरीदाबाद? आंसर है सी कैथल। हरियाणा के किस ज़िले में राजदूत मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर होती है? हिसार, अंबाला, फरीदाबाद या करनाल? आंसर है सी फरीदाबाद। हरियाणा राज्य से पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की गई है? 8, 10, 14 या 18? आंसर है 10। तो लोकसभा में तो 10 है, राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी-सी मिस्टेक है, आपको ये वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर करना है, ये हमारा नेक्स्ट का हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया है। तो हम 42 क्वेश्चन देखेंगे कि हेवीएस्ट मेटल किसे माना जाता है, मतलब सबसे भारी धातु कौन-सी है? ऑस्मियम, मरकरी, आयरन या निकेल? आंसर है बी मरकरी, यानी कि पारा। जीएसएलवी रॉकेट्स में किस टाइप का फ्यूल यूज़ होता है? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, या पहले स्टेज में सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड, या फिर पहले स्टेज में लिक्विड और सेकंड स्टेज में सॉलिड? तो देखिए जीएसएलवी में पहले स्टेज में सॉलिड होता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड होता है, इसलिए आंसर है सी। एटॉमिक थ्योरी का इन्वेंटर किसे माना जाता है? रुथरफोर्ड, एरन क्यूरी, जॉन डाल्टन या कॉल्वे? तो आंसर सी, जॉन डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी का इन्वेंटर बोला जाता है। अर्थ की आयु लगभग कितनी है? 46 मिलियन ईयर्स, 200 बिलियन ईयर्स, 6000 मिलियन ईयर्स या 350 बिलियन ईयर्स? तो इसकी लगभग आयु है 4600 मिलियन ईयर्स। आंसर है ए। पैटर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से बनाया जा रहा है वो किस नदी पर बन रहा है? गंगा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? आंसर है डी गोदावरी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो एम है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका कितना प्रतिशत फॉरेस्ट होना चाहिए? 31.33%, 33.3%, 35.3% या 32.4%? तो आंसर है 33.3%। और प्रेजेंटली कितना फॉरेस्ट कवर है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप उगाया जाता है? वीट, बार्ले, राइस या मेज़? तो देखिए दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो है धान। तो आंसर है सी। इनमें से कौन सा ज़िला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? माहे ज़िला, कौशाम्बी या रेवाड़ी? आंसर है माहे डिस्ट्रिक्ट, ये इंडिया का सबसे छोटा ज़िला है, ये पुडुचेरी के अंडर आता है। तो आंसर है ए। इनमें से कौन से इंडियन स्टेट्स है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय, सिक्किम या वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल, या फिर उत्तराखंड, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ अपनी फ्रंट बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं, देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, हेमिस नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश?
तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका सही है, कवलादेग नेशनल पार्क राजस्थान भी सही है, हेमिस नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश गलत है, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में आता है, इसीलिए थर्ड हमारा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, आंसर है ए। वज्र प्रहार एक जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके बीच है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान या रशिया? आंसर है यूएसए। इताई इताई जो डिजीज है ये किसके कारण होती है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कैडमियम या आर्सेनिक? तो दोस्तों जो इताई इताई एक डिजीज है ये कैडमियम की जब मात्रा बढ़ती है तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है, आंसर है सी। इंडिया का सबसे लंबा झील कौन सा है, सांबा झील, चिलिका, वुल्लर या वेम्बनाड? आंसर है वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लेक है। मेगास्थनीज के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये एक यूनानी हिस्टोरियन थे, एक डिप्लोमेट राजदूत थे जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर थे जिनको अशोका के कोर्ट में भेजा गया था, और इन्होंने अपनी इंडिका की बुक में बताया गया कि उस टाइम में इंडिया में किसी भी तरह की स्लेवरी गुलामी नहीं थी। तो देखिए फर्स्ट हमारा सही है कि इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। सेकंड गलत है कि इनको सेल्यूकस निकेटर ने अशोका के नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भेजा था, और थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो आंसर है 1 एंड 3। गौतम बुद्धा के फर्स्ट सरमन के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था, और इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के से जानते हैं, मतलब इसका जो सिंबल है उनका फर्स्ट सरमन का सिंबल धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि व्हील है। व्हील को हम बोलते हैं, व्हील है और सिंबल, और इसका है धर्म चक्र परिवर्तन, तो आंसर दोनों ही सही है, आंसर है सी। पंचतंत्र किसने लिखी है, कालिदास, भास या पाणिनि, इनमें से कोई नहीं? तो कम पंचतंत्र लिखी है इनमें से कोई नहीं, किसने लिखी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों जिसको भी सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस चाहिए वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आगे देखते हैं। इसमें हमें ट्रिब्यूटरीज दी है, सहायक नदियाँ और उनकी मेन नदी दी है, देखने ही कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पूर्णा नदी, पूर्णा नदी नर्मदा, तुंगभद्रा गोदावरी, बेतवा यमुना? तो पूर्णा जो है वो नर्मदा की नहीं है, गलत है। किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तुंगभद्रा गोदावरी की नहीं, कृष्णा की है। और बेतवा जो है वो यमुना की है, तो थर्ड सही है, आंसर है सी, ओनली 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति का महाभियोग? तो जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति का महाभियोग हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से बोरो की है, तो फर्स्ट हमारा गलत है, सेकंड थर्ड सही, आंसर है बी। कॉलोनियल रूल के टाइम में इनमें से कौन सी कमिटीज़ थी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वर्धा स्कीम? तो देखिए चारों ही हमारे एजुकेशन से रिलेटेड थी, इसलिए आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एक तरफ अखबार दिए गए हैं, एक तरफ उनका फाउंडर दिए गए हैं, देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हिंदू जीएस अय्यर, मिरातुल अकबर राजाराम मोहन रॉय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू? तो तीनों ही सही है, आंसर है डी, 1 2 एंड 3। लिथिफिकेशन जो प्रोसेस है वो किस टाइप के पत्थरों से एसोसिएटेड है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनमें से कोई नहीं? तो जो लिथिफिकेशन प्रोसेस है वो है रिलेटेड टू सेडिमेंट्री रॉक्स। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज या उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किस किस फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड कोऑपरेटिव्स? तो आंसर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 4 एंड 1 2 4 एंड 5। ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं है,
एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो हम अगर जब काउंसिल्स का राज्यों के काउंसिल्स के उसमें भी हम कुछ मेंबर्स होते हैं जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें कोऑपरेटिव्स भी ऐड हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में कोऑपरेटिव्स नहीं है, इसलिए है 1, 2 एंड 4, 5। इनमें से कौन-सा वार्म ओशन करंट नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट या कैनरी करंट? तो जो डी है वो कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट नहीं है, इसलिए आंसर है डी। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कैबिनेट मिशन, देसाई लियाकत पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। फिर देसाई लियाकत पैक्ट हुआ था 1945 में स्टार्टिंग ईयर में। फिर वेवल प्लान 1945 में अराउंड मई के टाइम में हुआ था। तो हमारा हो गया 3, 2, 4, फिर आया 1946 में कैबिनेट मिशन। तो हो गया 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 आंसर है डी। लोकसभा के स्पीकर संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोरम के एब्सेंस में वो हाउस को प्ररोग करता है और इसके पास पावर है कि ये डिसाइड करेगा कि कोई मनी बिल धन विधेयक है या नहीं है, और उसके संदर्भ में उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो देखिए कि कोरम के एब्सेंस में वो प्ररोग नहीं करता है, वो एडजर्न करता है। ठीक है, और सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, आंसर है 2 ओनली। अर्थ के इंटीरियर की अगर स्टडी करनी है तो किस से हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? वॉल्केनिक इरप्शंस, मेटेओर्स या अर्थक्वेक्स? तो देखिए तीनों की हेल्प से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, तो आंसर है डी 1, 2 एंड 3। खिलाफत मूवमेंट के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स का मूवमेंट था जिनके लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि इसको वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ें। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है कि ये एक मुस्लिम मूवमेंट था जिनके लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली एंड अदर्स थे। लेकिन सेकंड गलत है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे लिखा है कि डिड नॉट सपोर्ट, तब की रियलिटी ये थी कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इससे जोड़ दिया था। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, आंसर है ओनली 1। इनमें से कौन सा रिजर्वॉयर है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश वाटर है? ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स या आइस कैप्स? आंसर है डी, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने। ये लिबरल पार्टी से यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें एक बार ये मेंबर भी रह चुके थे। और इनको ये पहले लीडर थे, मतलब कुछ लीडर्स में से ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के बारे में बात करी गई थी। तो देखिए इसमें से चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एयर को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ को करता है। और विंड के जो डायरेक्शन होता है उसके ये राइट एंगल पे एक्ट करता है। तो देखिए सेकंड हमारा सही है, कोरियोलिस फोर्स विंड के राइट एंगल पे एक्ट करता है। लेकिन फर्स्ट हमारा गलत है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए गलत है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये इसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, आंसर है 2 ओनली। इसमें से देखना है कि कौन कौन सी चंबल नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। काली सिंध, पार्वती, बानस या शिप्रा? तो देखिए बानस इसकी सहायक नदी नहीं है। बानस किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1, 2 एंड 4 इसका आंसर है ए। किसी भी ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक केमिकल या कोई भी पल्यूटेंट बढ़ता है और उससे वो एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट या यूट्रोफिकेशन?
तो देखिए जब एक चेन से दूसरे चेन में वो बढ़ता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो मैग्नीफाई हो रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? थेमाइन डेफिशिएंसी की वजह से हार्ट फेलियर होता है, रेटिनॉल डेफिशिएंसी की वजह से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। तो देखिए दोनों ही सही है, इसलिए आंसर है सी 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है उसकी वजह से हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एलडीएल भी कहा जाता है, उसको इसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। देखना ही कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेलानोबिस स्ट्रैटेजी जो थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में शुरू की थी, और इस स्ट्रैटेजी का मेन एम था कि हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं उस पे फोकस करना है, ताकि हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सके कैपिटल गुड्स में। ठीक है, तो देखिए सेकंड हमारा सही है कि जो मेलानोबिस स्ट्रैटेजी थी उसका फ़ोकस तो मेन हैवी इंडस्ट्रीज़ था, लेकिन मेलानोबिस स्ट्रैटेजी तो थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नहीं, सेकंड 5 ईयर प्लान में यूज़ की गई थी, इसलिए फर्स्ट हमारा गलत है, आंसर है 2 ओनली। इसमें प्रोटोकॉल्स दिए और देखे उनके ऑब्जेक्टिव। स्टॉकहोम कन्वेंशन, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तीनों ही सही है, आंसर है 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन सी गैसेस है जिनको ग्रीन हाउस गैसेस माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसमें जितनी भी सारी गैसेस दी हुई है सारे ही ग्रीन हाउस गैसेस है, इसलिए आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आंसर है डी। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा या पार्लियामेंट? आंसर है सी, लोकसभा। देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। खनवा बैटल जो था वो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, और चौसा युद्ध जो था वो अकबर और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो फर्स्ट सही है, खनवा बैटल जो था वो राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। बैटल ऑफ चौसा गलत है कि ये अकबर और शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी और हुमायूं के अगेंस्ट लड़ा गया था, इसलिए सेकंड गलत है, के बीच लड़ा गया था, इसलिए सेकंड गलत है, फर्स्ट सही आंसर है 1 ओनली। इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस टाइम में गवर्नर जनरल जो था वो थे लॉर्ड लिलिंथगो, और थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगडन। तो सेकंड हमारा सही है, थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में लॉर्ड विलिंगडन थे, फर्स्ट गलत है क्योंकि सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलिंगडन ही थे। फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में कौन गवर्नर जनरल था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, आंसर है 2 ओनली। इसमें देखना कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। एक तरफ रिवर दी हुई है, एक तरफ बांध दिए हुए हैं। महानदी, दुधवा डैम, नर्मदा, उकाई डैम, रावी, पोंग डैम। तो महानदी दूधवा डैम सही है, नर्मदा उकाई डैम गलत है। उकाई डैम कौन से नदी पे है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और पोंग डैम जो है वो नदी पर नहीं, वो ब्यास नदी पर है, इसीलिए थर्ड भी हमारा गलत है, सेकंड थर्ड गलत है, इसलिए आंसर है सी। 1917 में और 1925 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किस संदर्भ में, किस वे में सिमिलर है? दोनों ही सेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के तहत हुए थे, और दोनों ही या तो दोनों ही कलकत्ता में हुए, या दोनों ही की जो प्रेसिडेंट थे वो विमेन थी, या दोनों ही कानपुर में हुए। तो देखिए इसमें जो 1917 और 2025 है वो इसलिए सेम है क्योंकि दोनों टाइम में विमेन प्रेसिडेंट थी। 1917 में पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट, और 1925 में पहली भारतीय प्रेसिडेंट बनी सरोजनी नायडू, इसीलिए ये इस वे में सिमिलर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन इवेंट्स को लगाना है। पूना पैक्ट, अगस्त ऑफर्स, फिर आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पूना पैक्ट आया था 1932 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया था 1931 में, फिर आया था अगस्त ऑफर 1940 में। तो आंसर है इसका
3, 1 and 2. 3, 1 and 2 आंसर है सी। इनमें से कौन से पोल्यूटेंट्स है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है? एमोनिया, लेड, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए इसमें सारे ही हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इसमें 8 पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम पोल्यूशन नहीं मानते हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। 1, 2 एंड 3 है, तो आंसर है ए। नोटा कौन कौन से इलेक्शंस में, नोटा ऑप्शन कौन कौन से इलेक्शंस में यूज़ नहीं होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शंस में या स्टेट के जो काउंसिल्स है वो इलेक्शंस में? तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज़ नहीं होता है, इसलिए आंसर है 1 एंड 2 ओनली। देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। एक तरफ मरीन नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं, एक तरफ वो क्षेत्र के कौन से एरिया में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गहीरमथ उड़ीसा, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क महाराष्ट्र में नहीं, अंडमान निकोबार में है। थर्ड गलत है, इसलिए आंसर है 3 ओनली। इंडियन वुमेन को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के तहत राइट टू वोट मिला था? मॉले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861? तो फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को राइट टू वोट मिला था अंडर 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आंसर है बी। लद्दाख रीजन में इनमें से कौन सा लेक्स है? पैंगोंग, तिसो लेक, तिसोकर लेक या तिसो मुरारी लेक? तो इसमें तीनों ही पैंगोंग, तिसो लेक, तिसोकर लेक और तिसो मुरारी लेक तीनों ही जो है ये लद्दाख रीजन में है, इसलिए आंसर है सी 1, 2 एंड 3। इनमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय मेंबर बने। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वाइसरॉय काउंसिल के पहले भारतीय मेंबर बने और जीवी मवलांकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर बने। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट हमारा गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं, दादा भाई नरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने, इसीलिए फर्स्ट गलत है। सेकंड थर्ड सही है, आंसर है बी। इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। हिल्स दी हुई है, इनको ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो सतमला हिल्स, राजमहल हिल्स, माइकल हिल्स या नामगढ़ हिल्स? पहले हम देखेंगे कि पहले सबसे राजमहल हिल्स है छोटा नागपुर प्लेटू यानी झारखंड एरिया में, तो पहले आ गया 2। फिर उसके बाद है रामगढ़ हिल्स है छत्तीसगढ़ एरिया में, तो अगर 2, 4। 2, 4 फिर है माइकल हिल्स है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, 2, 3, 2, 4, 3। फिर है सतमला हिल्स महाराष्ट्र, तो आंसर 2, 4, 3, 1। इनमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से रिलेटेड है? अशोक मेहता कमेटी, के संथानम कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी? तो अशोक मेहता कमेटी और एल एम सिंघवी कमेटी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। के संथानम कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंसर है इसका ए 1 एंड 3 ओनली। प्लेज मूवमेंट जो शुरू किया गया था वो उसका एम क्या था? कि लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है टू स्टैंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, या लोगों को अर्ज करना था टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, या लोगों को खादी अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना था? इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो प्लेज मूवमेंट था वो शुरू किया गया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इसलिए आंसर है ए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया गया था। इसके तहत जो अडॉप्टेड सन्स थे उनको डी रिकग्नाइज कर दिया था एज लीगल एयर्स, और अवध पहला स्टेट था जिसको इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स किया गया था। तो पहला सही है कि इसको लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। सेकंड भी सही है कि उन्होंने अडॉप्टेड सन्स को डी रिकग्नाइज कर दिया था एज लीगल एज। थर्ड गलत है कि इसके अंदर अवध नहीं, इसके अंदर जो पहला स्टेट था वो सतारा था जिसको एनेक्स किया गया था, इसलिए थर्ड गलत है। आंसर है 1 एंड 2 ओनली।
इनमें से कौन थे जो बैटल ऑफ बक्सर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो इन्वॉल्व थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम 2। तो आंसर है मीर कासिम एंड शाह आलम 2, 1 एंड 3। चार्टर एक्ट 1813 जो आया था, उसके प्रोविजंस क्या थे? इसने जो कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अलाउ बस किया था कि वो चाइना के साथ और चाय में, टी में ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट शुरू किया गया कलकत्ता में। तो पहला सही है कि इसके तहत जो उसका मोनोपोली ट्रेड था वो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन सेकंड गलत है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट शुरू किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत शुरू किया गया था, ना कि इस एक्ट के अंदर। इसलिए सेकंड गलत है, फर्स्ट सही आंसर है, वन ओनली। लॉर्ड लिटन के टेन्योर में इसमें क्या-क्या हुआ? इल्बर्ट बिल्ट कंट्रोवर्सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आंसर है 2 ओनली, क्योंकि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के अंदर हुई थी। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था। तो आंसर है 2 ओनली। इनमें से कौन सा मूवमेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था? अहमदिया मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। तो इसमें बस जो देवबंद मूवमेंट है वही एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, इसलिए आंसर है 2 ओनली। हरियाणा ने रिसेंटली ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया है, इसका एम क्या है? इसका एम है लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, या कार्यस्थल में जो सेक्सुअल है उस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसको शून्य, मतलब उसको बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होना है, या विमेन सेफ्टी, या इनमें से सभी। आंसर है सी, विमेन सेफ्टी। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मॉनिटर करने के लिए सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शुरू किया गया है। तो ये कौन से ज़िले में शुरू किया गया है? रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद या गुरुग्राम। आंसर है बी, आंसर है बी, पानीपत। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा पेड ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।